हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर रहे थे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये अपना टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने स्टार्ट किया था। तो कल एक इलिस्ट्रेशन, एक उदाहरण हमने किया था, उदाहरण संख्या 3। उसी क्रम में आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र की पुस्तक है, उसमें पेज नंबर 87 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 87। किसका पेज नंबर 87? सर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित पुस्तक लेखाशास्त्र में। तो उसके पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए तथा ब का 31 मार्च 2017 को निम्न चिट्ठा है जो लाभ हानि को 3:1 में विभाजित करते हैं। बैलेंस शीट दी हुई है आपको। यहाँ पे ए और बी साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात कितना 3:1 है। और यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के नीचे कुछ सूचनाएं दी हुई है आपको। 1 अप्रैल 2017 को वे निम्न शर्तों पर सह को साझेदारी में शामिल करने को सहमत होते हैं। सह को 1/5 भाग के लिए 14,000 रुपए पूंजी, सह लाभों में 1/5 भाग के लिए 14,000 की पूंजी वह ख्याति लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 पर किया गया। स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए तथा देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाए। भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते को नए साझेदारों की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा तथा किसी आधिक्य या कमी को उनके चालू खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते व नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। प्रश्न में हमसे क्या पूछा है सर? एक तो पूछा है पुनर्मूल्यांकन खाता पूछा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए, आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए कि रिवोल्यूशन अकाउंट का रूल क्या था। तो आपको ध्यान हो तो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट का एक छोटा सा रूल ये लिखा था सर, इसमें एसेट लायबिलिटीज और प्रोविजंस में जो भी वैल्यू में चेंजमेंट होता है, एसेट लायबिलिटीज और प्रोविजन की वैल्यू में जो भी चेंजमेंट होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं। ये डिक्रीज, इंक्रीज और इंक्रीज, इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और इंक्रीज, डिक्रीज और डिक्रीज इसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। किसके सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट के। किस अकाउंट के? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, अब पहले बनाते हैं अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस रूल को ध्यान में रखना है आपको। तो यहां मैंने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट मुझे प्रिपेयर करना है, तो यहां लिख दिया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड और ये होगी इसकी डेबिट साइड। यहां लिखेंगे क्या? पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब क्या करना है आपको, देखिए यहां पे 3 चीजों को रिवोल्यूशन अकाउंट में लेना है। एसेट, लायबिलिटीज और प्रोविजन की वैल्यू में अगर कोई भी चेंजमेंट होता है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो देखिए, इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, नीचे जो सूचना दी हुई है, सूचना में आप सूचना नंबर 3 को पढ़ो। पहली सूचना किसके? ख्याति और पूंजी के संबंध में। तो ख्याति और पूंजी का सब जो रिकॉर्डिंग होगी वो कहां होगी? पूंजी खाते में होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी ख्याति का। तीसरे पॉइंट में एसेट्स आ रही है, यानी कि रिवोल्यूशन का पॉइंट आ रहा है, स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए। तो देखिए, स्टॉक और फर्नीचर दोनों ही क्या है सर? एसेट, और इनके मूल्य को क्या करना है? कम करना है। तो जब एसेट की वैल्यू कम होती है यानी डिक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड होता है सर? डेबिट में। तो यहां लिखो टू स्टॉक और टू फर्नीचर। टू स्टॉक अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट कितना रिकॉर्ड करना है? 10% से इनको कम करना था।
तो देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू कितनी, जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक दे रखा है 20,000 रुपए, 20,000 का 10% सर 2,000 रुपए होगा, तो यहाँ 2,000 रुपए इसकी वैल्यू कम हो गई। इसके बाद फर्नीचर की जो वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, वो फर्नीचर दिया हुआ है ऑफिस फर्नीचर 1,000 का, और उसका 10% कम किया तो कितना हो गया सर 100 रुपए, ये कम हो गया। तो इस तरह टोटल कितना अमाउंट कम हो गया सर 2,100 रुपए, ये दोनों के कम हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसी में आपको, देनदारों पर 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाइए। अच्छा, देनदारों पर प्रावधान बनाना है, तो देनदार मतलब डेटर्स होते हैं। डेटर्स बैलेंस शीट में कितने के दिए हुए, एसेट साइड में दिए हुए 16,000, डेटर्स की वैल्यू थी 16,000, और इस पे आयोजन कितना बनाने को बोल रहा है सर, इस पे 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाना है, तो 5/100 यानी कि 800 रुपए का प्रोविजन बनता है यहाँ पे। अब बैलेंस शीट के दोनों साइड में देख लो, या तो डेटर्स में से माइनस करके दे रखा होगा आपको प्रोविजन, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पुराना प्रोविजन दे रखा होगा। तो जब मैंने एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स के पास देखा, डेटर्स में तो कोई प्रोविजन माइनस नहीं किया हुआ, लेकिन जब लायबिलिटी साइड में हमने देखा तो देखिए लायबिलिटी साइड में दिया हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना 300 रुपए का। तो पुराना जो प्रोविजन है वो कितना है 300 रुपए है, और अब जो प्रोविजन मेंटेन रखना है वो कितना 5% यानी 800 रुपए है। तो प्रोविजन क्या हो रहा है सर, 500 रुपए से प्रोविजन हो रहा है, बढ़ रहा है प्रोविजन। और आपको पता है प्रोविजन जब बढ़ता है तो रिकॉर्ड कहां होगा सर, डेबिट में रिकॉर्ड होगा रिवोल्यूशन अकाउंट की। तो हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना इंक्रीज हुआ सर, 500 रुपए इंक्रीज हुआ, तो जितना इंक्रीज हुआ उतना तुम यहां पे दिखाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। तो भूमि भवन क्या होती है सर, ये भी एसेट होती है, एसेट का मूल्य बढ़ता तो रिकॉर्डिंग का होती है सर, क्रेडिट में होती है। तो क्रेडिट में करो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, कितना मूल्य कम करना है सर, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 20% बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में 25,000 दी हुई है, तो 25,000 का 20% कितना होगा सर, 25,000 का 20% 5,000 होगा, तो 5,000 रुपए बढ़ा दो यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया हुआ है साझेदारों की पूंजी को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए। तो पूंजी समायोजन पूंजी खाते में होगा। यहां रिवोल्यूशन का काम कंप्लीट हो गया, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला 5,000 रुपए क्रेडिट साइड में है और इधर डेबिट में 2,600। तो 5,000 में से 2,600 को हम माइनस करें, तो 5,000 में से जब हम 2,600 को माइनस करेंगे तो 2,400 रुपए का शेष हमारे पास रह जाएगा। तो 2,400 रुपए का ये हमारा शेष रहेगा, 5,000 और यहाँ 2,400 का शेष रह गया। और जो भी शेष होगा वो साझेदारों के पूंजी खातों में स्थानांतरित होगा पुराने अनुपात में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी शेष आता है उसे साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो इसे साझेदारों में पुराने अनुपात में स्थानांतरित करो। क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है किसमें, पुराने साझेदारों में। पुराने कौन थे, ए और बी थे, तो ए और बी के पूंजी खातों में स्थानांतरित करो। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे कौन से अनुपात में सर, पुराने अनुपात में कर दो। तो पुराना अनुपात कितना, 3:1। इसको अपन 3:1 में विभाजित करेंगे तो बताओ 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ सर। इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग देने पर कितना आएगा, 4 6 24 600 आएगा। 6 को 3 से गुणा किया तो 1800 और 6 को 1 से गुणा किया तो 600। इस प्रकार आपका क्या हो गया, ये विभाजित हो गया आपका लाभ। ये तो बन गया रिवोल्यूशन अकाउंट। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है जितने पार्टनर है उतने अपने को अमाउंट के कॉलम बनाने यहाँ पे। तो देखिए पार्टनर कौन है सर, पार्टनर ए और बी पुराने थे और एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है सी। तो ए बी और सी, ए बी और सी,
ये हो गए 3 साझेदारों के अमाउंट के कॉलम, डेबिट साइड है, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और ठीक ऐसे इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और इसके बाद हमें लिखना है यहां पे ए बी सी। अब देखिए आप क्या करोगे यहां पे सर, यहां पे हमें सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाना हो तो आप एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से दो चीजें लेनी है, एक लेना है कैपिटल का बैलेंस और दूसरा लेना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी संचित लाभ। तो यहां पे कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ वो देखो, लायबिलिटी साइड में कैपिटल का शेष ए और बी की कैपिटल दिया 30,000 और 16,000, तो इसका मतलब ये दोनों का क्रेडिट शेष है लायबिलिटी साइड में जो भी चीजें, तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना है सर, ए का 30,000, इसका 16,000, तो 30,000 ए की कैपिटल, 16,000 बी की कैपिटल, सी का कोई शेष नहीं था। अब इसी लायबिलिटी साइड में देखो आपको क्या देखना है सर, यहाँ पे अब संचित लाभ को और देखना है, तो संचित लाभ में आपको क्या दे रखा है, देखो रिजर्व फंड पेंडल में कोई होना चाहिए, तो जनरल रिजर्व दे रखा है, ये आपके लिए क्या है संचित लाभ है सर, इसे भी यहां लिख दो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना है सर, पुराने अनुपात में करना है, ये हमने पढ़ा था संचित लाभों को किस अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है सर, पुराने अनुपात में। तो ये पुराने अनुपात में स्थानांतरित करके 3:1 में, जो कि प्रश्न में दिया हुआ अपने को 4,000 रुपए को जब 3:1 में स्थानांतरित करोगे तो कितना कितना होगा सर, 3,000 1,000 हो जाएगा, ये 3,000 और 1,000। अच्छा 3 1 कैसे हुआ, 3 और 1 4 हो गए, इसमें 4 का भाग दिया तो कितने सर 1,000 है, 1,000 को 3 से गुणा करो 3,000, 1,000 को 1 से गुणा करो 1,000 हो गया, तो जनरल रिजर्व बट गया। अच्छा जनरल रिजर्व को बांट देने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आओ बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड से आप लोगों को क्या लेना है सर, बैलेंस शीट के एसेट साइड से दो चीजें लेनी है, एक तो ख्याति की रकम, अगर ख्याति पुस्तकों में दिखाई हुई है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड से जो ख्याति उसको अपलिखित करना है, दूसरा लेना है संचित हानियों को। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कोई ख्याति की रकम नहीं थी, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी वो संचित हानि होगी, कोई भी एक्सपेंस का नाम आ जाए तो वो क्या होती है, संचित हानि होती है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पहले से क्या सर, ये एसेट साइड में दिया मतलब डेबिट शेष है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखो ना कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंट्री बताई थी, और जो डेबिट शेष है तो बंद, वो जब क्रेडिट होंगे तब इनका अकाउंट बंद होगा। तो टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 2,400 के दिए हुए हैं, और ये सर संचित हानि है, किस अनुपात में बांटनी है, पुराने में बांटनी है भाई, तो 3 और 1 4, 4 का भाग दो, 4 6 का 24, तो 6 को इससे गुणा किया 6 3 18, और 6 को 1 से गुणा किया तो 6 एकम 6, तो 600 1800 और 600, इस प्रकार ये आपका विभाजित हो गया यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। चलिए यहाँ पे इतना काम आज जब आपने कर लिया, तो इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि सर ये तो हमने कर दिया कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हमने स्थानांतरित कर दिया, अब बैलेंस शीट का काम कंप्लीट। अब देखो ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं कैपिटल का नाम है क्या सर, है, ये प्रॉफिट हुआ था टू प्रॉफिट ट्रांसफर, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल, तो कैपिटल के पहले क्या लगा सर, 2 लगा, मतलब कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट हो गई, तो यहाँ पे क्रेडिट होगी तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करो बाय, कहां से लाए इसको सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन टू कैपिटल, तो बाय रिवैल्यूएशन एंट्री कर देंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना होगा सर 1800 और 600 ए और बी का, 1800 और 600, ये भी एंट्री होगी सर। इतना काम होने के बाद अब आएंगे नीचे सूचनाओं में, सूचनाओं से 3 समायोजन करने होते हैं, एक तो लेनी होते हैं नए साझेदार की पूंजी की रकम, दूसरा लेना होता है नए साझेदार की ख्याति की रकम, और तीसरा पूंजी का समायोजन। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, सह लाभों में 1/5 हिस्से के लिए 14,000 रुपए की पूंजी व ख्याति के रूप में लाएगा, तो पूंजी और ख्याति के रूप में वो 14,000 रुपए ला रहा है, 14,000 में पूंजी भी है और ख्याति भी, दोनों चीज शामिल है, लेकिन हमें दोनों को अलग अलग करना है।
तो देखो जब पूंजी की रकम लाएगा तो एंट्री क्या करते हैं, जब कोई साझेदार पूंजी फर्म में लाता है तो फर्म को क्या मिला सर, कैश मिला फर्म को। तो अब यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे बैंक से, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एट बैंक दिया हुआ, तो हम बैंक से करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये जो पूंजी की रकम लाएगा उसके लिए बाय बैंक कर देंगे। अच्छा सर कितना पूंजी की रकम लाए सर, 14,000 रुपए कैपिटल एंड गुडविल के लिए टोटल 14,000 रुपए लेके आ रहा है वो। तो इसमें पूंजी कितनी वो कैसे पता चलेगा, ख्याति की रकम दी हुई है। देखो दूसरे पॉइंट में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया, तो फर्म की ख्याति 20,000 है जो, तो इसमें नए साझेदार की ख्याति कितनी होगी, नया साझेदार कौन है, सी। तो गुडविल किसकी, सी की गुडविल देख लेते हैं, सी की गुडविल 20,000 में 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बना ना ये। तो 20,000 फर्म की गुडविल 20,000 है, तो इसमें सी का हिस्सा कितना है 1/5। तो 20,000 का 1/5 काटो, इससे कितना हुआ सर 4,000 हुआ। तो इसका मतलब 14,000 में 4,000 की तो गुडविल शामिल है। तो पूंजी कितनी होगी सर, 10,000 की पूंजी की राशि होगी। तो जब साझेदार पूंजी लाएगा बाय बैंक अकाउंट, साझेदार के अकाउंट में 10,000 रुपए लिख दिए पूंजी की रकम के। अच्छा अब साझेदार ये 4,000 रुपए पूंजी की रकम के लिए भी लेके आए, और जब साझेदार पूंजी की रकम के लिए भुगतान करता है फर्म में, तो पहले एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री अपन पास करते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ पे गुडविल की रकम जो फर्म के पास वो लाया वो कितने लाया, 4,000 लाया। अब देखो इस प्रश्न में अपन कैश की जगह क्या करेंगे, बैंक करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया हुआ, कैश बैलेंस नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 कर दिया अपन ने। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का तो आपको रूल याद होगा, मैंने रूल बताया था आपको कि प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि नया साझेदार जो भी ख्याति की रकम फर्म में लेके आता है उसे पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल। और दूसरी बात ये बताई थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सिर्फ गुडविल भी लिख सकते हो आप। तो यहां लिखोगे गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, 4,000 डेबिट कर दिया क्रेडिट से इसको। अब इसे स्थानांतरित करना पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में। तो पुराने साझेदार थे यहाँ पे ए और बी, तो ए और बी को मैं क्रेडिट कर देता हूं, तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखो, मेरे को ये बताओ प्रश्न में क्या नया अनुपात दिया हुआ है, सर नहीं दिया हुआ। क्या प्रश्न में ऐसा क्या है कि सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है, ए से ले रहा है कि बी से ले रहा है, सर ये भी नहीं कहा। ना तो प्रश्न में त्याग अनुपात है, ना प्रश्न में त्याग का हिस्सा है, ना प्रश्न में नया अनुपात है। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि ए और बी साझेदार थे। कितने अनुपात में साझेदार थे सर, 3 और 1 में साझेदार थे। और सी एक नया आ गया, सी का हिस्सा कितना 1/5, बस इतनी बात पता है। अब सी ने अपना हिस्सा ए से लिया कि बी से लिया ये भी नहीं बताया। सी ने अपना हिस्सा ए और बी से अगर दोनों से लिया तो किस अनुपात में लिया वो भी नहीं बताया, ना ए बी सी का नया अनुपात बता रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, त्याग अनुपात जो है अगर आप ज्ञात करोगे तो त्याग अनुपात पुराने अनुपात के बराबर ही मिलेगा, 3:1 ही होगा। आप निकालोगे तो निकाल सकते हो ऐसे। देखिए आप क्या पहले क्या करोगे, नया अनुपात ज्ञात करोगे, नए अनुपात के बाद नया माइनस पुराना माइनस नया करके क्या करोगे आप, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करके त्याग अनुपात ज्ञात करोगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3:1 ही आएगा, क्योंकि प्रश्न में सिर्फ इतनी पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हिस्सा दिया हुआ है, लाभ अनुपात, और उसके बाद नए साझेदार का लाभ में हिस्सा दिया हुआ है। इसके अलावा ना प्रश्न में कोई नया अनुपात है, ना प्रश्न में ये बताया कि सी अपना हिस्सा किससे लेगा, अर्थात त्याग अनुपात भी नहीं है। तो यहाँ त्याग अनुपात पुराने के बराबर 3:1 हो जाएगा। तो इस ख्याति की रकम को इन दोनों में 3:1 में विभाजित करेंगे। तो 3:1 में विभाजित करेंगे 4,000 को, 3 और 1 4 होते हैं, तो सीधी कैलकुलेशन है। तो 3,000 और 1,000 हो गए, ये 3 और 1 4, इसमें भाग दिया तो 1,000, 1,000 को 3 से गुणा किया तो 3,000 और 1 से गुणा किया तो 1,000। तो अब देखो इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग तुम्हें यहाँ पे करनी है। तो देखो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ था ना, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है सर, ये डेबिट हो रहा है और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो कैपिटल क्रेडिट है तो लेजर पोस्टिंग कहां होगी सर, क्रेडिट में होगी। और किस नाम से होगी सर, डेबिट वाले अकाउंट के नाम से होगी। तो यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अब देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उस बुक में यहाँ पे सिर्फ लिखा है प्रीमियम 4 ना लिखे सीधा गुडविल लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन यहाँ पे बाई गुडविल भी लिख सकते हैं और वैसे लिखा जाना चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं बुक में ऐसा मिलता है कि बाई गुडविल मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अगर लिखा मिलता है किसी बुक में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल किस अनुपात में सर, ए और बी में 3000 और 1000 हस्तांतरित करना है, ए का 3000 और बी का 1000, सी के अकाउंट में कुछ नहीं लिखना। अब यहां तक प्रश्न हमने कर लिया। अब करना है लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ आपका ख्याति का पूंजी का समायोजन। अब जो लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है वो है पूंजी का समायोजन। तो पांचों पॉइंट देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते को नए साझेदारों की पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। साझेदार पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा, और जो भी अधिक या कमी होगी उसे चालू खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न के अनुसार अगर अपन आगे बढ़े, नई पूंजी की गणना करें, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कैपिटल एडजस्टमेंट की है। देखिए प्रश्न में कहा कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित करना है। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी है सर, नया साझेदार पूंजी की रकम लाया 10,000, बाई बैंक अकाउंट पूंजी की रकम 10,000। तो इस 10,000 के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करो। फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करो पहले तो तुम सर, इसमें फर्म की कुल पूंजी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्म की कुल पूंजी आएगी इसमें 10,000, कितने हिस्से के लिए 10,000 सर, ये तो सी की पूंजी 10,000 है और सी का हिस्सा कितना था 1/5। तो 1/5 हिस्से की पूंजी कितनी है सर, 10,000 है। तो टोटल एक हिस्से की पूंजी कितनी होगी सर, ये होगी 10,000 भाग 1/5। इसका अर्थ ये होगा कि 10,000 गुणा 5/1, इस प्रकार करेंगे, गुणा 5/1। तो ये फर्म की कुल पूंजी आ गई। देखो 1/5 का अर्थ क्या हुआ, 1/5 का अर्थ है कि अगर ये पूरा एक हिस्सा है तो इस एक हिस्से के 5 समान विभाजन कर दिए जाएं। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 में से एक हिस्सा सी का है और बाकी जो 4 हिस्से बच गए वो ए और बी के हैं। ये इसका अर्थ 1/5 का अर्थ हुआ। तो उसी प्रकार हमने क्या कहा कि अगर 1/5 हिस्से की पूंजी 10,000 है, तो देखिए यहां पे अगर ये एक हिस्सा है तो इसके अगर हमने समान कितने विभाजन किए, 1/5 बता रखा था ना, तो 1/5 का मतलब भाग के, तो एक हिस्सा सी का है, तो सी का ये हिस्सा मान लिया हमने। तो एक हिस्से की पूंजी कितनी 10,000, तो दूसरे हिस्से की भी 10,000 और तीसरे हिस्से की भी 10,000 और चौथे हिस्से की भी 10,000 और पांचवें हिस्से की भी 10,000। तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल पूंजी कितनी होगी सर, 50,000 होगी। तो वही तो हमने किया कि एक हिस्से की 1/5 हिस्से की पूंजी कितनी 10,000, तो एक हिस्से कितनी 10,000 बटा 1/5, और 1/5 को अपने आगे कैलकुलेशन किया तो ये 5 जो ऊपर गुणा में चला जाएगा, 5/1 बराबर कितने आ गई 50,000। तो इस प्रकार ये फर्म की कुल पूंजी कितनी हो जाती है सर, 50,000 हो जाती है। तो फर्म की कुल पूंजी को हमें क्या करना है सर, नए साझेदारों में, सभी साझेदारों में नए अनुपात में बांटना है। तो इसको ए बी और सी इन तीनों में हमें विभाजित कर देना है। किस अनुपात में सर, नए अनुपात में। अब प्रश्न में नया अनुपात नहीं है सर, तो दो तरीके हो गए, या तो नया अनुपात पहले ज्ञात करो और फिर आप आगे प्रश्न को हल करो, और हम चाहते हैं सर नया अनुपात ज्ञात करना ही नहीं है, बिना नया अनुपात ज्ञात किए अपन इस प्रश्न को करेंगे। तो एक काम करो, फर्म की कुल पूंजी कितनी है सर, 50,000 है। तो 50,000 में सी जो आया है वो कितने रुपए लाया, सी की पूंजी तो 10,000 ही रहेगी ना, जितनी वो लेके आया था। ठीक है सर, 10,000 सी की पूंजी अलग निकाल दो। अब बची कितनी पूंजी सर, 40,000 की पूंजी और बच गई। वो 40,000 किसके लिए, ए और बी के लिए। 50,000 में से सी तो नया साझेदार है वो 10,000 पूंजी लेकर आया, उसका तो हमें पता ही है। तो 10,000 उसकी पूंजी अलग निकाल दी, शेष पूंजी कितनी बची, 50 में से 10 अलग सी की चलेगी। तो ए और बी की पूंजी कितनी होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। अब इस 40,000 की पूंजी को ए और बी में विभाजित कर दो।
किस अनुपात में? ए और बी के अनुपात में। अब प्रश्न में देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ था? 3:1 दिया हुआ था। तो इसे 3:1 में विभाजित करेंगे तो ये आएगा 3 और 1 4 हो गया। तो 40,000 में 4 का भाग लगाओगे तो आएगा 10,000। तो 10,000 को 1 से गुणा किया तो 10,000 और 10,000 को 3 से गुणा किया तो 30,000। तो इस प्रकार ये ए और बी में विभाजित हो गई पूंजी। तो ये आ गई नई पूंजी। ये क्या आ गई? नई पूंजी हो गई ये। अब ये जो नई पूंजी आई है साझेदारों की, इसे अपन यहां कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी के रूप में लिखेंगे। एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं एक बार, यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी के रूप में। टू बैलेंस सीडी कितना कितना लिखना है? देखिए ए की पूंजी कितनी है? 30,000 नई पूंजी। बी की नई पूंजी कितनी है सर? इसकी आ रही है 10,000। और इसकी नई पूंजी कितनी आ रही है सर? सी की भी आ रही है नई 10,000। तो इस प्रकार ये आपकी नई पूंजी आ गई। अब अगर इस पूंजी खाते में कोई अंतर आता है तो उसका समायोजन किस प्रकार करना है वो देखिए। अब प्रश्न में आपको कहा गया आधिक्य या कमी को चालू खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। जो भी आधिक्य या कमी होगी उसको चालू खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो देखिए आपको यहां पे टोटल लगा लेना है पहले इनका। तो देखिए हमने इसका टोटल लगाया, ए का टोटल लगाया 37,800 आया, बी का टोटल लगाया तो 18,600 आया। तो 37,800 में से अपन इन दोनों को घटाएंगे तो 31,800 माइनस किया अपन ने तो आया 6,000 का अंतर आया सर। 6,000 ये क्या हो गया? टू करंट अकाउंट करना था ना प्रश्न में, जैसा कि कह रहा है उनके चालू खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू करंट अकाउंट। टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में स्थानांतरित कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर में करंट अकाउंट आएगा यहाँ पे। तो 6,000 अंतर की अमाउंट ये आएगी डिफरेंस अमाउंट। अब इसका टोटल लगाया आपने तो आया 18,600। अब ये जो 18,600 आ रहा है, 18,600 में से 10,600 माइनस किया सर तो कितना है सर? 8,000 ये आ गया डिफरेंस अमाउंट। अब सी जो नया साझेदार उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सी की पूंजी पहले जितनी लेके आए उतनी रहेगी। तो सी की पूंजी वही 10,000 रहेगी और इनकी पूंजी हो गई ये नई पूंजी हो गई। तो अंतर आया था ए बी में तो इधर लिख दिया टू करंट अकाउंट। तो ये हो गया 18,600 इसका टोटल हो गया और इधर हो गया 37,800 रुपए इसका टोटल हो गया। तो इस प्रकार आपने क्या बनाया? पूंजी खाता बनाया। इसमें देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन थी ये थी आपकी पूंजी समायोजन की। यहां पे बोला था प्रश्न में कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजन करना हो तो फर्म की कुल पूंजी पहले ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रश्न में जो नए साझेदार की पूंजी दी हुई वो कितनी है? 10,000 है। कितने हिस्से के लिए 10,000 सर? 1/5 हिस्से के लिए नया साझेदार है। तो 1/5 हिस्से की पूंजी कितनी है? 10,000 है। तो इसका मतलब फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? देखो 5 में से एक हिस्से की पूंजी कितनी है? 10,000। 5 में से एक हिस्से की पूंजी 10। तो 10 को 5 से गुणा कर दो तो कुल पूंजी कितनी सर? 50,000। तो एक हिस्से 1/5 हिस्से की पूंजी 10,000। तो एक हिस्से की पूंजी कितनी? 10,000 बटा 1/5। तो ये इसको 5 जो ऊपर गुणा में चला गया तो 10,000 गुणा 5/1। इस तरह फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? 50,000 होगी। और 50,000 की पूंजी में अब हमें एबीसी में नए अनुपात में विभाजित करना है। नया अनुपात प्रश्न में नहीं था तो हमने क्या किया? पहले सी की जो पूंजी लेके आया था उसे अलग कर दिया। सी की पूंजी अलग होगी। शेष जो पूंजी बची है कितनी? 50 में से 10 की तो 40,000 बची। 40,000 की इसके लिए बची सर? ए और बी के लिए 40,000 की पूंजी बची। तो इसे अब ए और बी में अपन लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो लाभ विभाजन अनुपात ए बी का कितना सर? कितना था सर? 3:1 था। तो 3:1 में विभाजित किया 40,000 को तो आया 3,000 और 10, 30,000 और 10,000 आया। 30,000 और 10,000 जो अपनी नई पूंजी है इसको कहां लिखेंगे? बैलेंस सीडी में लिखेंगे। 30,000 10,000 और सी की पूंजी 10,000। अब इस खाते में जो भी अंतर आएगा उसे अपने को क्या करना है? चालू खाते से समायोजित करना। आधिक्य और प्रश्न में जैसा क्या आधिक्य और कमी को स्थानांतरित करना है। तो इसका हमने टोटल लगाया। पहले इसका टोटल लगाया 37,800। इसमें से इन दोनों को अपन ने माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर में ये रह गया। और फिर इसका टोटल लगाया 18,600 है। इसमें से इसको दोनों को माइनस किया, इसको माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर में 8,000 रह गया। ये इनका करंट अकाउंट में स्थानांतरित हो जाएगी। जो शेष होगा वो करंट अकाउंट में स्थानांतरित हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई। अब बनानी है हमें इसमें बैलेंस शीट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो अगर तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से।
अब देखिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो पुरानी बैलेंस शीट को देख के हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में जो जो समायोजन हुए वो समायोजन अपन पुरानी बैलेंस शीट में करेंगे और नई बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्रेडिटर 39,700, तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ सर 39,700 दिया हुआ है, और इसकी कोई सूचना नहीं थी तो हमने 39,700 पूरा लिख दिया। इसके बाद था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की सूचना है अपने पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में अपने को दिया हुआ है प्रश्न में कि 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाया जाए। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है बैलेंस शीट के नीचे कि 5% प्रावधान बनाना है। तो बैलेंस शीट जो है आपकी उसमें डेटर्स दिया हुआ था 16,000 का, 16,000 का 5% नया प्रोविजन कितना होगा 16,000 का 5% अगर ज्ञात करोगे तो ये 800 रुपए होगा, और ये 800 रुपए अपने यहाँ पे नए वाला प्रोविजन यहाँ दिखाना है। अब इसके बाद देखिए जनरल रिजर्व दे रखा था, रिजर्व चला गया कहां सर, ये तो कैपिटल अकाउंट में चला गया, तो ट्रांसफर हो गया, तो इसका बैलेंस क्या हो गया क्लोज हो गया सर, इसका अकाउंट ही क्लोज हो गया। फिर कैपिटल्स दे रखी है तो यहाँ पे अपन कैपिटल लिखेंगे, यहाँ लिखा मैंने कैपिटल्स। अच्छा कैपिटल लिखने से पहले देखो और कोई दायित्व अगर उत्पन्न हुए हैं तो वो देखना है। तो सबसे पहले तो दायित्व क्या उत्पन्न हुए, आप अगर कोई भी दायित्व उत्पन्न हुआ होगा तो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड मिलेगा या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड मिलेगा। देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कोई नई चीज नहीं थी। यहां देखिए यहाँ पे अपने पास ये करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में एक नई आइटम आई है, और ये करंट के पहले क्या लगा सर 2 लगा है। 2 मतलब ये आइटम क्या हो रही है सर क्रेडिट हो रही है। तो क्रेडिट है तो लायबिलिटी साइड में लिखो पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा सर किसका करंट अकाउंट है, ये ए और बी का है। तो यहाँ ए और बी के करंट अकाउंट का कितना 6 और 8,000 का शेष है, 6,000 और 8,000 का शेष आया। 8 और 6 कितने हो गए सर 14,000 हो गए। अब लिखेंगे अपन कैपिटल्स को, तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो लिखेंगे ए बी और सी, तीनों की कैपिटल लिखनी है अब की बार। और कौन सी कैपिटल लिखनी है सर, जो अंतिम शेष है कैपिटल का ये लिखना है 30, 10 और 10। तो 30,000, 10,000 और 10,000। इस तरह फर्म की कुल पूंजी कितनी 50,000, ये फर्म की कुल पूंजी यहां पे आ गई। इतना काम करने के बाद आओ बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और एसेट साइड में देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया हुआ था एसेट साइड में कैश एट बैंक दिया हुआ था। ओके सर कैश एट बैंक की बात कर लेते हैं। तो देखो कैश एट बैंक एक जो आइटम होता है, एक मेजर आइटम होता है। अब अगर आप कर सको तो सबसे मेन चीज आपको मैं बता देता हूं, आपको क्या करना चाहिए रफली एक कैश अकाउंट बना लेना चाहिए जिससे कैश कभी गलत नहीं होगी। अब यहाँ पे बैंक दिया हुआ तो आप क्या करो बैंक अकाउंट बना लो, भी कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं। चलो तो बैंक अकाउंट बनाया और सेम बनेंगे दोनों एक ही तरह इस तरीके से। तो देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एट बैंक दिया हुआ है, इसका मतलब एसेट साइड में बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस हो गया वो। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस दिया हुआ है इसका सर, इसका बैलेंस दिया हुआ हमें 22,600 का बैलेंस दिया हुआ है। अब देखिए प्रश्न में एक बात और कही थी नीचे पॉइंट नंबर 1, 1/5 हिस्से के लिए 14,000 रुपए की पूंजी और ख्याति की रकम के रूप में लाता है। तो सिर्फ पूंजी और ख्याति रकम के रूप में लाया तो एंट्री क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल। कितनी पूंजी लाया सर 10,000 की पूंजी लाया, और ख्याति की रकम के रूप में भी तो लाया ना, टोटल 14,000 लाया था, 10 की उसमें से पूंजी है तो 4,000 की ख्याति की रकम है। तो हमने एंट्री की थी ना बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहां लिख दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये रफली बना रहे हैं अपन, इसका वैसे कोई नेसेसरी नहीं बनाना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना 4,000 ही हो गया सर। अब इसके अलावा कोई कैश ट्रांजेक्शन हुआ था क्या, ना तो रिवैल्यूएशन में हुआ, ना कैपिटल अकाउंट में, ना कोई इन्फॉर्मेशन में कैश ट्रीटमेंट हुआ है। तो इसका क्या करोगे टोटल लगा दोगे आप, टोटल लगाएंगे सर तो 22 और 10 32 और 4 36,600 रुपए हो गया सर ये। तो इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 36,600 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक का बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस वो 36,600, जो आपको एसेट साइड में दिखाना है 36,600। आप इसको सीधा भी कर सकते हो, 22,600 आपको दिया हुआ था प्लस नया साझेदार ख्याति की रकम और पूंजी की रकम के लिए 14,000 टोटल लेके आए,
तो इस तरह कितना हो गया सर, ये हो गया 33,600 हो गया टोटल। और अकाउंट बना के करना चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दिया हुआ था बिल रिसीवेबल, दूसरा पॉइंट एसेट साइड में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या था सर, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ था। तो आप मुझे बताओगे कि बेटा ये जो बिल्स रिसीवेबल अपने को दिया हुआ है 3,000 का, इसके संबंध में कोई सूचना थी सर? इसके संबंध में कोई सूचना नहीं थी, तो सेम इसका जितना अमाउंट था हमने उतना लिख देना है। उसके बाद क्या था, स्टॉक, सॉरी डेटर्स था इसके पहले, बिल्स रिसीवेबल से पहले था डेटर्स। अब डेटर्स पे जो आयोजन तैयार करना था, जो प्रावधान करना था, वो तो यहां लिख दिया लाइबिलिटी साइड में। तो डेटर्स का अमाउंट सेम लिख देंगे, जितना था उतना ही लिखेंगे। ये हो गया था सर डेटर्स, 16,000 के डेटर्स थे। इसके बाद डेटर्स के बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक। तो हम यहां लिखेंगे स्टॉक, और स्टॉक का वैल्यू कितना है सर, स्टॉक का वैल्यू है 20,000। और स्टॉक के संबंध में सूचना थी, पॉइंट नंबर 3 क्या दिया हुआ था सर, यहां पे दिया हुआ था स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए। तो स्टॉक को 10% से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कम करके दिखाया था, यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2,000 दिखाए थे। तो अब कितना आ गया सर, 20,000 का 10%, 2,000 रुपए कम हो गए तो 18,000 आया। और उसके बाद था फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। अब देखिए ऑफिस फर्नीचर जो है यहाँ पे दिया हुआ था सर 1,000 का ऑफिस फर्नीचर है, और इसके मूल्य में भी 10% कमी करनी थी, जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है। तो 100 रुपए इसमें कम हो गए, तो शेष राशि रही 900 रुपए, क्योंकि 1,000 का 10% 100 रुपए होता है। 100 कम हो गए तो कितने बचेंगे सर, 900 रुपए बचेंगे। इसका बुक मूल्य, इसका पुस्तक मूल्य 900 हो गया। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अपनी फिक्स असेट्स है, तो इसके संबंध में भी एक सूचना दे रखी थी, और इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी किया था। लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी जो पुस्तक मूल्य है, यहाँ पे जो बैलेंस शीट में दिए 25,000 दिए, और इसका पॉइंट नंबर 4 इसमें लिखा था भूमि एवं भवन का मूल्य 20% बढ़ जाएगा। तो बढ़ाओ, 25,000 का 20% कितना होता है सर, 5,000 होता है। तो 5,000 बढ़ाओ तो कितने हो गए, 25 और 5 30,000 हो गए सर। इसके बाद दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, दिया हुआ पुरानी बैलेंस शीट में। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो वो एक संचित हानि है, और संचित हानियों को पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया अपने, तो उनका अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब चलो इतने पॉइंट थे अपने सारे बैलेंस शीट से रिलेटेड, जितनी भी आइटम आनी थी वो सारी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इनका टोटल लगाते हैं। और आपको पता है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए सर, इक्वल होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं एक बार ये इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 1,04,500 इधर का टोटल आया। इधर का टोटल देख लेते हैं एसेट का, तो इस साइड का टोटल और देख लेते हैं अपन। इस साइड का टोटल है 6,9,6,15,00, और फिर आया ये अपना 1 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 8 24, 4 और 2 3 5 6 7 और 3 10, 1,04,500। तो इधर का टोटल भी 1,04,500 और इधर का टोटल भी 1,04,500। इस प्रकार इसकी बैलेंस शीट हमने बना दी। तो ये इस प्रकार आपको क्या करना है, नए साझेदार के प्रवेश पर प्रश्नों को हल करना है। ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इससे संबंधित प्रश्न आप और करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करना है, जैसे ये प्रॉब्लम यहाँ पे की थी, कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे किया था वैसे ही कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। एक बार वीडियो को आप ध्यान से देखोगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। होमवर्क में 7 और 8 का करेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।